हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स स्टडी किए और एक्सपेरिमेंटली किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इस बात को हमने सीखा। और अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कुछ स्पेशल केसेस की स्टडी करने जा रहे हैं। इनमें सबसे पहला केस ये है कि अगर आपको किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं मालूम हो और आपको रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना हो, तो ऐसी रिएक्शंस में हमें अलग अलग टाइम पर कंसंट्रेशंस पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ले रहा हूँ जहाँ पर ए इज चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट, और ये सपोज कर लीजिए कि आपको एट टाइम T1 पर हम इनिशियल अमाउंट भी लिख देते हैं। चलो, इनिशियली ए मोल पर लीटर है कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट अभी 0 है, और एट टाइम T1 पर कंसंट्रेशन ए माइनस x1 अमाउंट एसोसिएट हुआ है, तो ए माइनस x1 बचेगा, और टाइम T2 पर अमाउंट एसोसिएट हुआ है x2, तो रिमेनिंग अमाउंट होगा ए माइनस x2। अगर बेटा हो हम यहाँ पर इस टर्म्स में ना लें तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि और कंसंट्रेशन ऑफ ए इनिशियल concentration of A at time T1, concentration of A at time T2। आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। हमारे जो आज का केस है स्पेशल, वो ये है कि अगर आपको ये इनिशियल जो कंसंट्रेशन है वो आपको नहीं पता, इट इज नॉट गिवन, नॉट नोन, ये अननोन है, ये आपको इसके बारे में नहीं पता और आपको रेट कांस्टेंट निकालना है, तो उस केस में बेटा हो इसके लिए रेट कांस्टेंट होता है। आप इसको पूरा ड्राइव भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देन इस केस में रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू 2.303 T2 माइनस T1 log A माइनस x1 अपॉन A माइनस x2। यहाँ पर ये पूरी क्वांटिटी A माइनस x1 रिप्रेजेंट कर रही है रिमेनिंग अमाउंट को टाइम T1 पर कंसंट्रेशन ऑफ A को। तो आप इसकी जगह पर और बेटर करना चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो K इज इक्वल टू 2.303 T2 माइनस T1 log A1 अपॉन A2 और कंसंट्रेशन ऑफ A इन टाइम T1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T2। मेरे बेटाओ कभी कभी हो सकता है कि आप लोगों को लॉग वैल्यू नहीं ln log बेस e के टर्म्स में आ जाए इक्वेशन, तो आप इसको लिख सकते हो। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। K इज इक्वल टू 1 अपॉन T2 माइनस T1 ln concentration of A at T1 and concentration of A at T2। और आप लोगों को अच्छे से पता है कि यहाँ पर हम इसको log बेस e के टर्म्स में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते थे। जैसे मैं आपसे कहूँ तो इसको मैं K T2 माइनस T1 इज इक्वल टू ln A अपॉन A2 ऐसे लिख सकता हूँ। और फर्दर मैं इसे लिख सकता हूँ बेटा हो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू e पे पावर K T2 माइनस T1। तो ये बार बार घुमा घुमा के आप देखते रहा करो, पढ़ते रहा करो। ये फॉर्मूला याद रखें, एक ये फॉर्मूला मेन याद रखें। अगर आपको ऐसे ना याद रहे तो आप ये याद रख सकते हो, इसे फॉर्मेट से। मैं इस केस के लिए एक क्वेश्चन आपके सामने लेके चल रहा हूँ। आप उस क्वेश्चन से समझ जाएंगे कि ऐसे स्पेशल केसेस स्टडी करना क्यों जरूरी है। जैसे आपके जो
रेफरेंस बुक है एनसीईआरटी की, वहां पर भी ये क्वेश्चन आपको एक दिया हुआ है जहां पर आप वैल्यू पुट कर सकते हो। बट मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने लेके चल रहा हूँ। आप देखिए क्वेश्चन है एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब आप लोगों ने बताया होता है रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस में डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। एक्टिविटी ऑफ अ रेडियोएक्टिव substance is A1 at time T1 and A2 at time T2. Then A2 by A1, that is ratio आप कह सकते हो, is। अब चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है ये ऑप्शन ए, ई पे पावर लैम्डा T2 प्लस T1। ऑप्शन बी है T2 बाई T1। ऑप्शन सी है लैम्डा ई पे पावर लैम्डा T2 माइनस T1। और ऑप्शन डी है ई पे पावर लैम्डा T1 माइनस T2। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है बेटाओ, अगर हमें इसका जवाब देना है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपको ये फॉर्मूला अगर याद आ जाता है या ये आ जाता है तो भी आप इसको क्विकली इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। ओके बेटा जी, या आपको अगर ये फॉर्मूला याद आ जाता है तो भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो मेरे बेटाओ मैं इसको यहाँ से आपको बताता हूँ, आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। आप लिख सकते हो वी नो दैट के इज इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि आपको दो डिफरेंट टाइम T1 और T2 पर रिमेनिंग अमाउंट उसकी एक्टिविटी मालूम है A1 और A2, और एक्टिविटी का रेशियो A अपॉन A माइनस एक्स या A1 अपॉन A2 के फॉर्म में लिया जा सकता है, क्योंकि जो एक्टिविटी का रेशियो होगा वही उसके एक्टिव न्यूक्लियाई का रेशियो भी होगा, जो हमने वहां पर रेडियोएक्टिव के एग्जांपल में प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था। तो मैं यहाँ पर मेरे बेटा अगर मैं इस फॉर्मूले से इसको आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ तक आप समझ ही चुके हो, तो मैं इसे यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। ध्यान दें इस जगह से आप यहाँ पे लिख सकते हो के की जगह पर लैम्डा। क्यों? क्योंकि रेडियोएक्टिव डिके में हम रेट कांस्टेंट के को डिके कांस्टेंट लैम्डा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो लैम्डा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू ln A1 अपॉन A2। अब कंसंट्रेशन एट टाइम T1 जो था उसको A1 कहा है इन्होंने और उसको A2 कहा है। हमसे अब आपको ध्यान देना है पूछा क्या है। अगर उसने हमसे A1 और A2 ही पूछा होता तो हमें प्रॉब्लम नहीं होनी थी बेटा, ये हम डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा याद था, हम इससे आंसर कर देते। लेकिन इससे आंसर आपका क्या बनता सी, और ये गलत हो जाता, क्योंकि उसने हमसे A1 बाई A2 नहीं पूछा है, उसने हमसे पूछा है A2 बाई A1। क्वेश्चन पूछ देखिए क्या डिमांड है क्वेश्चन की, A2 बाई A1। तो A2 बाई A1 को मैं यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करूंगा, और लॉग की प्रॉपर्टीज में मैं अगर इसके आगे माइनस लगा के चेंज करूं तो ये हो जाएगा लैम्डा T1 माइनस T2। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, पूरी के आगे माइनस कर दिया, और इसको अगर मैं माइनस करूं तो आप जानते हो लॉग प्रॉपर्टीज में रेशियो इनवर्स हो जाता है, तो इसको मैं A2 बाई A1 कह सकता हूं। सो नाउ वी कैन राइट इट एज A2 बाई A1 इज इक्वल टू लॉग बेस ई है इसलिए ई पे पावर लैम्डा T1 माइनस T2। तो देखो बेटा वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, योर आंसर विल बी डी। ओके, ई पे पावर लैम्डा T1 माइनस T2 नॉट T2 माइनस T1। तो आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि रेशियो A1 बाई A2 है कि A2 बाई A1 है, जल्दबाजी में गलतियां मत कर देना।
इसी तरह से हम फर्स्ट ऑर्डर के स्पेशल केसेस में पहला केस हमने पढ़ लिया कि अगर हमें कंसंट्रेशन गिवन ना हो तो भी हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें डिफरेंट टाइम पर कंसंट्रेशंस पता है तो। ओके बेटाओ, और इसमें आप स्पेशली याद रखें जैसा मैंने आपसे कहा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी है वो भी फॉलो करके चलती है। आपके क्वेश्चन सब्जेक्ट में बोर्ड एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, आप ध्यान से देखें, मैं आपको बता देता हूँ, आप उसको एक बार जरूर स्टडी कर ले बेटाओ प्लीज अच्छे से। और ये आपका एक तरह से होमवर्क भी है, मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूँ, ग्रीन से। रेफर एग्जाम्पल 4.5 from NCERT +2 की 12th क्लास की वॉल्यूम 1। ओके बेटाओ, ये आप लोगों को एक बार क्लास 12th की, जिसको आप +2 भी कहते हो, क्लास 12th की एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 में आप 5.4 एग्जाम्पल देख रहा, वो सॉरी 4.5, आपको सेम इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन मिलेगा, आपने सॉल्व करना और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हम इसके आगे अगले केसेस की बात करते हैं, तो मैं इस पार्ट को इरेज कर रहा हूँ और अब मैं अगला केस यहाँ पर लेके चल रहा हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में हम कुछ क्वेश्चंस को काफी सिंपल और इजी तरीके से कर सकते हैं। कई बार तो हो सकता है हमें कैलकुलेशन भी ना करनी पड़े। देखें आप लोग नेक्स्ट केस नंबर 2। बेटा आज मैं फर्स्ट ऑर्डर का सेकंड केस ले रहा हूं। अगर आपके सामने कोई एक ऐसी रिएक्शन हो फर्स्ट ऑर्डर की, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसमें रिमेनिंग अमाउंट और इनिशियल अमाउंट आपको वो इसको कंसंट्रेशन एट टाइम टी और इनिशियल कंसंट्रेशन लिख के दे सकता है, या रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है तो वो यहाँ पर n/n0 कह सकता है, या अभी एक्टिविटी हमने कहा था तो एक्टिविटी एट टाइम टी अपॉन इनिशियल एक्टिविटी ये कह सकता है। अगर इसकी वैल्यू रिमेनिंग और इनिशियल अमाउंट का रेशियो जो आपको डेटा में गिवन है, अगर वो आपका 1/2 पे पावर n के फॉर्म में हो, n यहाँ पे एक इंटीजर है, अगर आपको एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इन दोनों का अमाउंट जो है ये आप उसे 1/2 पे पावर n के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो, तो उस केस में आपके लिए क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है। और वो कैसे, वो बताएं कि वहां पर ये जो n होता है ये n रिप्रेजेंट करता है उस केस में हाफ लाइफ को, नंबर ऑफ हाफ लाइफ को, सॉरी नॉट हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, मतलब कितनी हाफ लाइफ है ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है n, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, कितनी हाफ लाइफ लगी। अगर हमें हाफ लाइफ कितनी लगी है ये पता लग गया है तो मैं यहाँ पर बेटा हो टोटल टाइम भी पता लगा सकता हूँ। देन वी कैन कैलकुलेट टोटल टाइम टेकन टू रिड्यूस concentration a टू a माइनस एक्स, a से a माइनस एक्स रहने में कितना टाइम लगेगा वो मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ। t इज इक्वल टू n इंटू टी हाफ। n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, कितनी हाफ लाइफ लगी, और t हाफ क्या है, हाफ लाइफ है, कितनी है हाफ लाइफ, जितनी हाफ लाइफ लगेंगी उतनी हाफ लाइफ का मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपको टोटल टाइम पता लग जाएगा। ओके बेटा, वो ये एक स्पेशल केस है, मैं इसको एक बार आपको एक अलग पैटर्न से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा कि अगर सपोज करो मैंने किसी सब्सटेंस का एक मोल लिया और आपको पता है कि
इसमें अगर x मिनट लगते हैं आधा मोल होने, 0.5 होने, 0.5 मोल को मैं 1/2 मोल कह सकता हूँ। 0.5 मोल होने में मेरे बेटा 0.5 मोल को अगली बार 0.25 मोल रहने में कितना टाइम लगेगा? मैंने आपको बताया हुआ है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होती है उसकी हाफ लाइफ इनिशियल अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती है। जब आपने 1 मोल लिया था तब भी उसका आधा रहने में टाइम लगेगा जितना जो हाफ लाइफ कही जाएगी। तो अगली बार अगर आप 0.5 मोल से स्टार्ट करते हो रिएक्शन, इनिशियल अमाउंट आपने 1 मोल की बजाय 0.5 मोल लिया है, तो भी इस रिएक्शन के 50% कंप्लीट होने में दैट इज जो टाइम लगेगा इसको हम हाफ लाइफ बोलेंगे वो भी सेम रहेगी x मिनट, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टाइम टेकन इन कंप्लीशन ऑफ एनी फ्रैक्शन, शर्त केवल ये है कि वो फ्रैक्शन जो है वो कांस्टेंट हो। जैसे यहाँ रिएक्शन 50% कंप्लीट हुई है, यहाँ भी 50% कंप्लीट हुई है। ओके बेटा, अगेन अगर आप लोग इस 0.25 मोल का आधा करते हो तो उसको आधा करने में भी वहां आपको जो टाइम लगेगा बेटा वो अगेन इस इनिशियल अमाउंट से आधा होने में टाइम अगेन वही टी हाफ कितना x मिनट ही लगेगा, क्योंकि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर इसको और आगे बढ़ जाएं तो 0.0625 रहने में मोल रहने में वापस फिर हाफ लाइफ लगेगी बेटा, क्योंकि फिर आधा हो रहा है, फिर वही x मिनट लगेंगे एंड सो ऑन डॉट 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 आगे चल सकते हैं, कितना भी हो सकता है। बट आप यहाँ पर ये देख रहे हो कि हाफ लाइफ का मतलब किसी भी इनिशियल अमाउंट से आप स्टार्ट करें तो वहां से आधा होने में, किसी भी स्टेप से अगला आधा होने में जो टाइम लगेगा 50% कंप्लीट होने में वो सेम रहेगा। अगर फ्रैक्शन सेम है तो हाफ जो टाइम टेकन सेम रहेगा। अगर मेरे बेटा आपसे मैं यहाँ पर ये कहता कि 1 मोल से 0.5 मोल रहने में दैट इज 1/2 होने में कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलते एक हाफ लाइफ। देख लो आप x मिनट लग रहा है। अगर आप यहाँ पे कहते हैं कि 1 मोल से 0.25 मोल दैट इज 1/4, यहां से यहां तक 1/4 हो गया, 1/2 और फिर 1/2। तो अब 1/4 रहने का मतलब हो गया कि 1/2 पे पावर 2 दैट इज इनिशियल अमाउंट 1 मोल जो था और रिमेनिंग अमाउंट 0.25 मोल था, तो रिमेनिंग अमाउंट 0.25 मोल अपॉन इनिशियल अमाउंट 1 मोल का रेशियो हो गया 1/4, जिसको आप 1/2 के टर्म्स में चेंज कर पा रहे हो। तो यहाँ पर अब जो लगेगा टाइम वो कितना लगेगा बेटा, टी हाफ एंड टी हाफ, 2 हाफ लाइफ लगेंगी, 2 टी हाफ। तो यहाँ पे जो पावर 2 आया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ को। अगर आप अगले स्टेप में देखें तो अगले स्टेप में अगेन बेटा देखो कि इनिशियल अमाउंट 1 मोल है, रिमेनिंग अमाउंट कितना है 0.125, तो रिमेनिंग अमाउंट 125 अपॉन 1 मोल, इसको आप कह सकते हो 1/8, और 1/8 को आप चेंज कर सकते हो 1/2 पे पावर 3 में। तो यहाँ पर कितनी हाफ लाइफ लगी, 1 2 3, 1 मोल से 125 रहने में 3 हाफ लाइफ लगी, दैट इज 3 टी हाफ। इस तरह आप ये समझ गए कि यहाँ पर अगेन जो पावर जो आई हमारी वो हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछता बेटा हो कि बताओ 1 मोल से पॉइंट आपका 0.625 मोल रहने में कितना टाइम लगेगा, तो 4 हाफ लाइफ लगेगी। या आप उल्टा कह देता आपसे मैं कि अगर 4 हाफ लाइफ लग रही हैं तो कितना फ्रैक्शन बचेगा। मैं सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि इफ initial amount of a reactant in a first order reaction is 1 gram and its half life is 10 hours, then find the remaining amount of
A after 30 hours। तो मेरे बेटाओ आप अब इसमें क्या करोगे, अगर आपको टोटल टाइम गिवन है, आपको टी हाफ गिवन है, तो सबसे पहले आप लोग नंबर ऑफ हाफ लाइफ n निकाल लोगे। तो आप यहाँ पे सॉल्व कैसे करोगे क्वेश्चन को, आप कह दोगे नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज टोटल टाइम अपॉन टी हाफ, टोटल टाइम इज 30 आवर्स, हाफ लाइफ इज 10 आवर्स, सो इट इज 3। अब आपसे क्या पूछा है बेटा, कितना अमाउंट बचेगा। आपसे फ्रैक्शन भी पूछता था, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए विल रिमेन, फ्रैक्शन भी पूछ सकता है। फ्रैक्शन मींस रिमेनिंग अमाउंट अपॉन इनिशियल अमाउंट, आपसे फ्रैक्शन भी पूछ सकता था। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग अमाउंट, फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग अमाउंट या रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर एफ हो, जो 1/2 के टर्म्स में कन्वर्ट हो सकती हो ये फ्रैक्शन, तो आप इस फॉर्मूले को शॉर्टकट को यूज कर सकते हो। तो मेरे बेटाओ अब आपको ये पता लग गया, तो अब फ्रैक्शन क्या होगा बेटा, क्या बताया मैंने आपको, रिमेनिंग अमाउंट a माइनस एक्स अपॉन इनिशियल अमाउंट a इज इक्वल टू 1/2 पे पावर n, और a माइनस एक्स उसने पूछा है तो इज इक्वल टू a कितना है 1 ग्राम, तो इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 पे पावर 3 इंटू 1 दैट इज 1/8 ग्राम, और यू कैन से कि 0.125, 1/8 को आप 0.125 ग्राम भी कह सकते हो। तो 3 हाफ लाइफ्स के बाद में जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो रिमेनिंग अमाउंट होगा बेटा 0.125 ग्राम, ये आंसर हो गया, या आप 1/8 ग्राम भी कह सकते हो। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हम सिंपली शो कर सकते हैं, कितनी हाफ लाइफ लग रही है, कितना अमाउंट चेंज हुआ। तो हमें इसमें फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट वाला जो हमारा इंटीग्रल रेट इक्वेशन था उसको यूज करने की या लॉग से बचने का एक तरीका है। फिर भी मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके सामने लेके चल रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन पे भी ध्यान दें, इस पार्ट को इरेज कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने बेटा हो, मैं अब इसको थोड़ा सा चेंज करके देता हूँ, और अब क्वेश्चन है if half life of a radioactive substance, जैसी आपसे रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के डिके की बात आ जाए, अब उसमें मेंशन नहीं करेगा वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये आपको याद होना चाहिए कि रेडियोएक्टिव डिके एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो इफ हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 50 years, then what time it will take to reduce up to 0.0625 ग्राम फ्रॉम 1 ग्राम। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 1 ग्राम से 0.625 ग्राम रहने में कितना टाइम लगेगा। तो मेरे बेटाओ आप यहाँ पर बहुत अच्छे से इस बात को समझ सकते हो, मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज भी कर सकता था, ये थोड़ा आसान हो गया, थोड़ा सा और मुश्किल बना दो, तो मैं आपको यहाँ पर 625 मिलीग्राम भी बोल सकता था, ठीक है ना, थोड़ा टिपिकल हो जाता, लेकिन चलो हम उस वैल्यू को उसी फॉर्मेट में लिखते हैं 0.0625 ग्राम। तो मेरे बेटाओ आपको बस ये यहाँ पर अपना IQ यूज करना है, आपका मैथमेटिकल पार्ट, आपके कैलकुलेशन कितना स्ट्रांग है ये यहाँ पर आपको मैटर करेगा। आपको याद आ जाए कि 0.625 जो है वो कितना होगा 1 ग्राम का। तो आप देखो a माइनस एक्स अपॉन ए का रेशियो अगर आप निकालो 0.0625 अपॉन 1, तो आप इसे लिख सकते हो 625 अपॉन 10,000। और अगर आप इसे कैलकुलेट करो
तो ये हो जाएगा 1/16। आप चेक कर सकते हो। ठीक है बेटा हो। और 1/16 को आप चेंज कर सकते हो 1/2 पे पावर 4 में। मतलब अगर आपके क्वेश्चन में गिवन डेटा ऐसा है जिसमें रिमेनिंग और इनिशियल अमाउंट अगर 1/2 के टर्म्स में चेंज हो सकता है, तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो गया, क्योंकि वहां पर ये जो पावर्स हैं वो क्या देंगी बेटा, ये पावर्स बताती है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को। इस तरह आपको हाफ लाइफ मालूम चल गई। उसने टोटल टाइम पूछा है कितना टाइम लगेगा, तो सो टोटल टाइम टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ इनटू हाफ लाइफ। हाफ लाइफ आपने एन की वैल्यू निकाल ली 4। ओके बेटा। और यहाँ पर हाफ लाइफ है वो है 50 ईयर्स, तो टोटल टाइम 200 ईयर्स, तो इसको 200 साल लगेंगे। लेकिन एक बात आपको बहुत अच्छे से बता दूं बेटा हो कि ये केवल ट्रिक तभी तक आप यूज कर सकते हो जब तक कि आपका दिमाग अगर क्विकली ये बता दे कि रिमेनिंग और इनिशियल अमाउंट्स का रेशियो दैट इज फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग अमाउंट जो है वो 1/2 पे पावर n के टर्म्स में है। अगर ये टर्म्स में नहीं है या आपको ये याद नहीं आ पाता है, तो फिर तो यूनिवर्सल फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रल रेट लॉ है जो यूनिवर्सल है, फिर आप उससे सॉल्व करो, उससे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं। तो वो कैसे, वो देखो आप लोग। अगर मैं इसी क्वेश्चन में कुछ चेंजेस कर दूं, और उन चेंजेस पे ध्यान देना आप लोग, अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ लेता, सेम क्वेश्चन है डिक्टो, सिर्फ मैं यहाँ पर 0.625 की जगह पर यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब ध्यान देना आप लोग, 100 मिलीग्राम, 1 ग्राम से 100 मिलीग्राम रहने में कितना टाइम लगेगा। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल वही, हाफ लाइफ 50 ईयर, सब कुछ वही है। तो अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, फिर आप लोग इस वाले पार्ट को यूज नहीं कर सकते थे, फिर आप ये क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व नहीं कर सकते। ओके बेटा जी, बिकॉज आप यहाँ पर अब जो फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन को 1/2 के टर्म्स में चेंज नहीं कर सकते पावर में। देखिए आप लोग, जैसे 100 मिलीग्राम अपॉन 1 ग्राम को आप चेंज कर लो मिलीग्राम में, जिससे आपको सेम यूनिट्स में आप कंपेयर कर पाओगे, अपॉन 1000, तो ये 1/10 हुआ फ्रैक्शन। और 1/10 को आप 1/2 की पावर्स में कन्वर्ट उस फॉर्म में नहीं कर पाओगे। सो अल्टीमेटली अब यहाँ पर आपका ये वाला फॉर्मूला है वो वैलिड नहीं होगा। अब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, अब यूनिवर्सल रेट लॉ लगेगा आपका, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स। आप ये फॉर्मूला पुट करोगे बेटा हो, तो आप लोगों से क्या पूछा है, टाइम पूछा है, कितना टाइम लगेगा, तो फॉर्मूले को आप चेंज कर दोगे, टाइम को आप इधर ले आओगे, तो टाइम इज इक्वल टू, एक तरीका तो ये है, या एक तरीका ये है कि आपको रेट कांस्टेंट की चाहिए और के आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है आपको, लेकिन हाफ लाइफ दी हुई है, तो आपको तुरंत एक फॉर्मूला आ जाएगा याद कि के को मैं हाफ लाइफ के टर्म्स में चेंज कर सकता हूँ, तो फिर मैं के को ही चेंज कर लेता हूँ हाफ लाइफ के टर्म्स में। और के की वैल्यू क्या होती है हाफ लाइफ के टर्म्स में, तो वहां पर 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, एक तो था 0.693 अपॉन टी हाफ, तो हम पहले इसी का यूज करते हैं। इज इक्वल टू, मैंने के की वैल्यू पुट की है, आप चाहो तो इसको अलग से मेंशन कर दो अगर आपको याद ना रहे तो, या आप बोर्ड एग्जाम में भी ये कर सकते हो, बट दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये भी याद रखें आप। सो इट इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a बाय a माइनस एक्स, वैल्यूज पुट कीजिए, तो मेरे बेटा हो 0.693 अपॉन टी आप दिया है 50 ईयर्स इज इक्वल टू 2.303 टी आपसे पूछा है, लॉग अगर a अपॉन a माइनस एक्स 1/10 है तो a अपॉन a माइनस एक्स हो जाएगा 10 log 10। आप लोग जानते हो log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो पहला पार्ट तो यहाँ से खत्म हो गया, ये तो हो गया 1। दूसरा पार्ट, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कुछ हमारे दिमाग को बात आई थी वाली बात, और वो क्या है बेटा हो कि 0.693 कहां से आया था, 0.693 आया था बेटा 2.303 इंटू 0.301 को मल्टीप्लाई करने से, जब हमने टी आपके लिए इसे कैलकुलेट किया था, तो ऐसा करने से अगर आपको याद रहेगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा
303 से अगर आप डिवाइड करें तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो गया 1। सो अल्टीमेटली t इज इक्वल्स टू 50 बाय 0.301, जिसको आप ऑलमोस्ट 50 बाय 0.3 कर सकते हो राउंड ऑफ में। 500 बाई 3 इट इज अप्रोक्सीमेट जो टाइम लगेगा 166.67 ईयर्स। आंसर तो आपको ये समझना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप लोगों को किस तरह से अपने आईक्यू का यूज करना है क्विक आंसर देने के लिए। और इसी तरह की कुछ इंपॉर्टेंट बातों में फर्स्ट ऑर्डर की में ट्रिक्स में मैं और आगे एक बात बताने जा रहा हूँ आपको। एग्जांपल, ये क्वेश्चंस जो मैं करवा रहा हूँ एक तरह से क्वेश्चंस हैं जो आपकी स्टडी को, आपके क्वेश्चन सॉल्यूशन को थोड़ा इजी बनाएगी। अगला पार्ट ये है बेटा कि अगर आपके सामने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो दी हुई है, उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टाइम या टाइम के रेशियोज पूछे हैं या एक टाइम देकर के दूसरा टाइम पूछा है उसने फ्रैक्शन का, तो उनको आप लोग रेट कांस्टेंट के रेट लॉ से निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा लेंथी होगा। यहाँ पर कुछ ऐसे डेटा है जहाँ पर आप लोग इनको थोड़ा इजी कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं आपको, इफ टाइम टेकन इन कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर किसी फर्स्ट ऑर्डर के 90% कंप्लीट होने में टाइम जो लग रहा है वो x मिनट है, या मान लो मैं आपको इसे क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही देता हूं, मैं यहाँ पे इसको क्वेश्चन ही मान लेता हूं कि आपके सामने क्वेश्चन है और अब आप लोगों से मेरे बेटा हो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है देन फाइंड टाइम टू कंप्लीट इट्स 99%, 99.9%, 99.99%, इस तरह से आपसे पूछ ले कि बताओ तो टाइम कितना लगेगा। तो मेरे बेटाओ बड़ा आसान सा होता है, थोड़ा आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस फास्ट करते हैं हम लोग। रेट कांस्टेंट हम लोग जानते हैं कि के होता है, तो टी निकालने के लिए के को हम इन्वर्स कर देंगे 2.303 अपॉन के लॉग। पहले हम 90% के लिए बात करते हैं, तो 90% कंप्लीट होने का मतलब है कि अगर इनिशियल अमाउंट 100 हो, 90 कंप्लीट हो गया तो मतलब बच गया 10, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी बेटा कितनी, लॉग 10 हो जाएगा। ये लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब ये हो गया 2.303 अपॉन के, और ये वैल्यू गिवन है उसने x मिनट। मेरे बेटाओ अगली बार जब आपको टाइम निकालना हो तो आप लोग बस ये इस जगह पर x पुट करते जाओ, आपको आंसर मिलता जाएगा। अगर आपसे पूछा जा रहा है 99% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो 2.303 अपॉन के की जगह पर आपको x लिख देना है, तो आपका एक टाइम बच जाएगा x लॉग। अब 99% कंप्लीट का मतलब क्या हुआ, इनिशियल 100 होगा, 99 कंप्लीट हुआ तो 1 बचेगा। अगर आपसे पूछा है टी 99.9% में कितना टाइम लगेगा, तो x क्या है, ये 2.303 अपॉन के की वैल्यू है। तो ये बस दिमाग यूज करते हैं, हमें बार बार अब इसको बचना नहीं है। x कुछ भी दे सकता है, 10 मिनट, 10 घंटे, 15 साल, कुछ भी हो, जो भी वैल्यू होगी आप उसको पुट करते हुए बस लॉग। अब 99.9 का मतलब क्या हुआ, अगर 100 है इनिशियल तो 99.9 कंप्लीट का मतलब 0.1 बच गया, है ना बेटा। ऐसे अगर आपसे पूछता है कि टाइम 99.99 में कितना लगेगा, तो x, अभी x क्या है, ये हमारे पहले स्टेप से हम निकाल चुके हैं, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। अगर इनिशियल अमाउंट 100 है, 99.99 कंप्लीट हो गया है, तो 100 माइनस 99.99 0.01 बचेगा, एंड सो ऑन। ऐसे बात आगे बढ़ा सकते हैं, वो कितने के लिए भी पूछे। अब आप समझ सकते हो बेटा हो, यहाँ पर ये log 100 की वैल्यू होती है 2, तो ये हो गया 2x। अगर 90% में टाइम x लग रहा है तो 99 में 2x लगेगा,
तो अगर ये डेटा आपके दिमाग में सेट हो जाता है तो कुछ क्वेश्चंस तो आपको सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव अप्रोच में। तो जो आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए इस तरह की प्रैक्टिस बार बार करो, जिससे आपको दिमाग की बातें सेट हो जाए और एग्जाम टाइम पर टाइम रिड्यूस हो सके। जितना आप टाइम कम आप अपने कर सकते हो, बचा सकते हो, तो उतना ही टिपिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आप देखो तो पॉइंट हटाने से यहाँ पे 1000 हो जाएगा, log 1000 की वैल्यू 3 होती है तो इट इज 3x। यहाँ से हटाओगे तो 2 0, 10,000 log 10,000 की वैल्यू 4 होगी तो ये 4x एंड सो ऑन। इस तरह से आप इस वैल्यू को देख सकते हो कि 90% में जो टाइम लग रहा है उसके आगे 99, 99.9, 99.99, 99.999 इस तरह से चलोगे तो उसी x के अकॉर्डिंग वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। ओके बेटाओ, तो इस तरह से इस पार्ट में, इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ स्पेशल केसेस, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस, जल्दी सॉल्व करने के तरीके ये बता रहा हूँ। इसके आगे मैं एक लास्ट केस यहाँ पर इस वीडियो में और लेता हूँ। इसके बाद बाकी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा। और वो टर्म है, एक बार मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में देखना एक टर्म यूज किया था, एवरेज लाइफ और मीन लाइफ। अब हम एवरेज लाइफ या मीन लाइफ की बात करते हैं, उस पर आप ध्यान देना। पहले हम थोड़ा सा इसको एक बार फिर डिफाइन कर लेते हैं, व्हाट इज एवरेज लाइफ। अब ये टर्म भी और मीन लाइफ, ये जो टर्म है बेटा हो, ये टर्म भी, इसको हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये टर्म भी है वो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही यूज किया जाता है। ये कुछ बातें याद रखें आप लोग। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एवरेज लाइफ जो है एक जो हमने डिफाइन किया है, ये क्या होता है बेटा, ये आपको इसकी ध्यान रखना है। तो इनवर्स ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is called average life or mean life of that reaction. That is formula हम यहाँ पे कह सकते हैं average life tau is equals to 1/k। ओके बेटा जी, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ से कुछ अच्छी अच्छी बातें हम ड्राइव कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, और वो क्या है, हम लोग ये पढ़ चुके हैं बेटा हो कि की हाफ, दैट इज हाफ लाइफ is equals to 0.693/k। तो यहाँ पर मैं इन दोनों से अभी रिलेशन निकाल सकता हूँ, और रिलेशन है टॉ एवरेज लाइफ इज इक्वल टू 0.693 इंटू टी हाफ। इस तरह से मैं एवरेज लाइफ से हाफ लाइफ और हाफ लाइफ से एवरेज लाइफ कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 0.693 इंटू 1/k, 1/k की जगह लिख सकता हूँ मैं क्या, एवरेज लाइफ। ओके बेटा, सॉरी उल्टा लिख दिया है, यहाँ पर टी हाफ इज इक्वल टू 1/k की जगह पे मैं लिख दूंगा टॉ एवरेज लाइफ। तो ध्यान दें, तो जल्दबाजी में थोड़ा कभी कभी हो जाता है। तो आगे देखते हैं मेरे बेटा, अगर आप इसको टॉ को निकालना चाहें टॉ के टर्म्स में तो भी आप निकाल सकते हो। आप इसको 0.693 का डिवाइड कर दो, तो टॉ इज इक्वल टू 1.44 इंटू टी हाफ। आप ऐसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई भी एक फॉर्मूला याद रख सकते हो। कई बार इसके ऊपर बड़े प्यारे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लूं यहाँ पर छोटा सा, तो आप लोग समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो क्वेश्चन है आपके सामने, इसी पर बेस्ड है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t इक्वल टू 2
हाफ लाइफ। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन हमारे सामने आसान हो जाएगा। क्यों? तो 2 हाफ लाइफ आते ही हमारा फॉर्मूला में याद आ जाएगा 1/2 पे पावर n, n की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इसी क्वेश्चन को जब वो लोग घुमा देते हैं तब प्रॉब्लम हो जाती है। एट टाइम t आफ्टर 2 नेचुरल लाइफ्स। अब क्वेश्चन में अलग से हो जाता है कि ये नेचुरल लाइफ क्या है। तो मेरे बेटा हो, यहाँ पर आपको ये समझना है कि एवरेज लाइफ को ही नेचुरल लाइफ कहते हैं। तो कई बार इस तरह की बातें आप लोग ध्यान रखें। एवरेज लाइफ को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल लाइफ। ओके बेटा हो, तो ये टर्म्स आपको बताने के लिए ही मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा, कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट एट टाइम टी आफ्टर 2 नेचुरल लाइफ। 2 नेचुरल लाइफ के बाद में टाइम टी क्या है? 2 नेचुरल लाइफ के बाद का टाइम। इस टाइम पर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इज या विल बी अब ऑप्शंस लिखे हुए आएंगे आपके सामने, सी नॉट बाय ई स्क्वायर। आप इस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को यहाँ पे सी टी भी कह सकते हो। सेकंड ऑप्शन है आपके सामने सी नॉट ई स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन है सी नॉट, और फोर्थ ऑप्शन है सी नॉट ई। तो मेरे बेटाओ, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है। नेचुरल लाइफ जब दी हुई आएगी लिखा हुआ, तो उस केस में मोस्टली वो ये बात मिस कर जाता है कि वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करता है कि नेचुरल लाइफ या एवरेज लाइफ जैसा टर्म यूज होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो स्टूडेंट खुद ये समझ जाए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात कर रहा है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम सब लोगों ने वी नो दैट एक इक्वेशन पढ़ा था, लेमी इक्वेशन, और इसमें हमने पढ़ा था, आपको याद आ रहा है बेटा हो? ये इक्वेशन आपको याद आ रहा है? ये था सी टी बाय सी नोट रिमेनिंग अमाउंट कंसंट्रेशन एट टाइम टी अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन सी नोट इज इक्वल टू ई पे पावर माइनस के टी। आई थिंक आपको याद आ गया होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, इसने टाइम टी हमें गिवन है इज इक्वल टू 2 नेचुरल लाइफ्स। ओके बेटा हो, हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि टाइम है वो 2 टॉ, 2 नेचुरल लाइफ्स के बराबर। टॉ को हम क्या बोलेंगे? नेचुरल लाइफ और एवरेज लाइफ। और टॉ को आप चेंज कर लीजिए किसमें? टॉ क्या होता है? 1/k। तो इसको 1/k में चेंज कर लीजिए बेटा हो आप लोग। अब जैसे आप इसे 1/k में चेंज करो तो क्या हो जाएगा? 2/k। और जब आप इस 2/k की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ये हो जाएगा ई पे पावर माइनस k इंटू 2/k। k से k हो गया कैंसल वन टाइम, तो ये हो गया ई पे पावर -2। ओके बेटा, सो सी टी इज इक्वल टू सी नोट। आप इस सी नोट को इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ई पे पावर -2, जिसे आप बोल सकते हो सी नोट अपॉन ई स्क्वायर। सो आंसर विल बी ए। ओके बेटाओ, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कुछ क्वेश्चंस को आप लोगों से अलग से ही पूछ लेता है, जहां पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल्स वैल्यू आपकी डायरेक्ट आ जाए। ओके बेटाओ, इतना क्लियर हो गया? तो इसके आगे की बातें हम अगले लेक्चर में करेंगे, अगली वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।